ठीक है, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्रिमिया के युद्ध के बारे में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, रूस और टर्की का युद्ध, और टर्की का युद्ध, लिखो रूस और टर्की का युद्ध। इसमें लिखना है साम्राज्यवाद को लेकर, किसको लेकर? साम्राज्यवाद को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ था, साम्राज्यवाद को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। देखिए ये युद्ध, देखो ये युद्ध 5 अक्टूबर 1853 को, ये युद्ध 5 अक्टूबर 1853 को, 5 अक्टूबर 1853 को शुरुआत करता है या शुरू होता है। लेकिन 23 अक्टूबर 1553 को अपनी वास्तविक रूपरेखा में आता है, वास्तविक रूपरेखा में आता है, वास्तविक रूपरेखा में आता है। इसके पीछे कारण क्या थे? देखो, इसके पीछे कारण ये थे कि रूस ने 5 अक्टूबर 1853 को धमकी दी थी कि जल्दी से जल्दी डेन्यूब प्रदेश, कौन सा प्रदेश? डेन्यूब प्रदेश। डेन्यूब प्रदेश किसके अंडर में था? टर्की के अंडर में था, ठीक है। तो डेन्यूब प्रदेश को खाली कर दे। कब धमकी दी? 5 अक्टूबर 1853 को धमकी दी थी, और इन्होंने टाइम दिया था 15 दिन का, कि अगर तुमने 15 दिन के अंदर इस जगह को खाली नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया जाएगा। अब 5 अक्टूबर को धमकी दी थी, 15 दिन का टाइम दिया था, तो 15 और 5 कितने हो गए? 20 हो गए। लेकिन इन्होंने क्या किया? खाली नहीं किया। जब खाली नहीं किया तो 23 अक्टूबर को वास्तविक रूप से रूपरेखा में आ गया, यानी कि रूस की सेनाएं, लिखो रूस की सेनाएं युद्ध मैदान में उतर गई, युद्ध मैदान में उतर गई, और इन्होंने जल्दी ही तुर्की के क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया। प्रवेश कर लिया और तुर्की सेना के जहाजों को नष्ट कर दिया, और तुर्की सेना के जहाजों को नष्ट कर दिया। तुर्की सेना के जहाजों को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। ये घटना इतिहास में सीनोए हत्याकांड, कौन सा हत्याकांड? सीनोए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं सीनोए हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। ये घटना इतिहास में सीनोए हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, इस घटना के तुरंत बाद तुर्की की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब तुर्की की स्थिति खराब हो जाती है तो उसने बड़ी ही
दयनीय आंखों से किसकी ओर देखा? उनकी तरफ देखा था जिन्होंने सबसे पहले प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कर दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, ये कौन देश थे? दो देश थे। उस समय जो विवाद शुरू हुआ था किसको लेकर? जेरूसलम के अधिकार को लेकर। तब इन लोगों ने कहा था तुर्की को कि ऐसा करो, तुम अधिकार फ्रांस को दे दो, हम तुम्हारे साथ हैं, रूस को मना कर दो। और जब रूस को मना कर दिया तो उसने आक्रमण कर दिया, कई बार आक्रमण कर दिया और उसके क्षेत्रों को लगातार जीतता गया। और उसके आंतरिक प्रदेश डेन्यूब प्रदेश को 15 दिन के अंदर खाली करने की बात कही। तो ना तो 15 दिन में इन्होंने कुछ रूस को कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जब इस क्षेत्र में इसकी सेनाएं घुस गई, यहाँ के जो जहाज थे उनको खत्म कर दिया, जो घटना सिनोए हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड की चिंताएं बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि तुर्की का जो अधिकतम भाग था, ठीक है, यानी कि इतना जो भाग था वो रूस के अधिकार में आ चुका था ऑलरेडी। क्योंकि ये जो रूस का क्षेत्र पड़ता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये भारत, ये अफगानिस्तान और ये पूरा रसिया, ठीक है, ये पूरा चाइना। अब ये जो क्षेत्र था धीरे धीरे करके इसने क्या किया? अपने अंडर में ले लिया और कुछ जो भाग है वही शेष बचा था। तो फिर ब्रिटेन जो कि यहाँ पे है, तो इसकी क्या है? चिंताएं बढ़ने लगी। क्योंकि अगर ये क्षेत्र आ जाता तो भारत के लिए जो व्यापार का मार्ग है वो बंद हो जाता। अब आप लोग सोचोगे साहब वो यूं भी जा सकता था। हमेशा जहाज जो है वो 700-800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक बंदरगाह पर रुकते थे, फिर यहाँ पर में डीजल भरा जाता, फिर ये आगे जाते थे। तो ये इनका यहाँ पर क्या हो जाता? रूस इस पर रोक लगा सकता था भविष्य में। इसीलिए क्या होता है, फ्रांस और इंग्लैंड कुछ प्रयास करते हैं। लिखो, रूस की बढ़ती हुई प्रकृति से फ्रांस और इंग्लैंड, रूस की बढ़ती हुई प्रकृति से फ्रांस और इंग्लैंड इस समस्या की ओर ध्यान देते हैं, इस समस्या की ओर ध्यान देते हैं। और फ्रांस अपने जहाज काला सागर में नियुक्त कर देता है। फ्रांस और इंग्लैंड ने रूस को चेतावनी दी, फ्रांस और इंग्लैंड ने रूस को चेतावनी दी कि 30 अप्रैल तक मोल्दोविया और बालेशिया, सबसे पहले इन्हीं पर अधिकार किया था, ठीक है, मोल्दोविया और बालेशिया को खाली कर दे। मोल्दोविया और बालेशिया को खाली कर दे। मोल्दोविया और मालेशिया को खाली कर दे। ये पहले लिखा दिया, ठीक है, शुरू में इसी पे आक्रमण किया था रूस ने। अन्यथा उसके विरुद्ध युद्ध होगा, अन्यथा उसके विरुद्ध युद्ध होगा, अन्यथा उसके विरुद्ध युद्ध होगा। लेकिन रूस ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। अट्ठाईस मार्च 1854, 28 मार्च 1854, ठीक है, 28 मार्च 1854 को युद्ध की घोषणा कर दी गई। 28 मार्च 1854 को युद्ध की घोषणा कर दी गई। अब देखो इस युद्ध में कौन कौन किधर होता है। देखो सबसे पहले
इस युद्ध में एक और होता है रूस, और एक और कौन कौन से देश होते हैं, एक और होता है फ्रांस प्लस इंग्लैंड प्लस तुर्की प्लस ऑस्ट्रिया। ये जो युद्ध हुआ था 28 मार्च 1854 को, क्योंकि ये पूरी लाइन एक इतनी बड़ी देशों की क्या हो गई, लाइन हो गई। अब देखो जल्द ही इस युद्ध से रूस पीछे हट गया। अब लड़ना थोड़ी था उसको, कोष्टक में लिख देना भले ही ये देशों के नाम, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा याद रहे। रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, तुर्की और ऑस्ट्रिया एक तरफ थे, वो रूस अलग था और 4 देश एक अलग थे। रूस जल्द ही युद्ध से पीछे हट गया, ठीक है। किस लिए पीछे हट गया, उसको मार थोड़ी खानी थी कि भाई इतना बड़ा युद्ध होगा तो उसमें तो इसके तोते उड़ जाते जल्दी, इसलिए इसने बहुत समझदारी से काम लिया और ये पीछे हट गया। और उन 2 स्थानों पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है। कौन कौन से, मोल्डविया और बालेसिया, उन 2 स्थानों पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया। लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, लिख लिया। युद्ध के परिणाम, क्या लिखना है, युद्ध के परिणाम लिखने हैं। देखो, इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया और रूस में शत्रुता बढ़ गई। इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया और रूस में शत्रुता बढ़ गई। इधर इंग्लैंड और फ्रांस को रूस की हार से संतुष्टि मिली। इधर फ्रांस और इंग्लैंड को रूस की हार से संतुष्टि मिली। रूस की हार से फ्रांस और इंग्लैंड को संतुष्टि मिली और वो रूस को कमजोर करना चाहते थे। रूस को कमजोर करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? रूस को कमजोर करना चाहते थे। इसीलिए जुलाई 1854 में रूस के सामने कुछ प्रस्ताव रखे। इसीलिए जुलाई 1854 में रूस के सामने कुछ प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव क्या था? पहला प्रस्ताव देखो, ड्यून्यूब प्रदेश में पहला प्रस्ताव था। ड्यून्यूब प्रदेश में यूरोप के राष्ट्रों को व्यापार करने की छूट दी जाए। यूरोप के राष्ट्रों को व्यापार करने की छूट दी जाए। दूसरा लिखो, दूसरा प्रस्ताव यह रखा था कि मोल्दोविया और बालेसिया और मालेशिया से रूस के अधिकार समाप्त हों।
रूस के अधिकार समाप्त हों। रूस के अधिकार समाप्त हों। तीसरा था तुर्की की यूनानी जनता पर, तुर्की की यूनानी जनता पर रूस अपने अधिकार त्याग दे। क्या करे? रूस अपने अधिकार त्याग दे। तीसरा प्रस्ताव यह रखा था। और चौथा प्रस्ताव था तुर्की को यूरोपीय व्यापार मंडल में शामिल कर लिया जाए। किसको? तुर्की को यूरोपीय व्यापार मंडल में शामिल कर लिया जाए। तुर्की को यूरोपीय, यहां पे एक सुधार करोगे, इस व्यापार को हटा के राज्य लिख देना, राज्य मंडल, व्यापार मंडल नहीं राज्य मंडल, ठीक है। यूरोपीय राज्य मंडल में शामिल कर लिया जाए। तो ये चार प्रस्ताव जो हैं वो किसके सामने रखे? रूस के सामने रखे गए थे कि भैया ऐसा करो, जिस क्षेत्र पर तुमने आक्रमण किया, ड्यून्यूब प्रदेश, यहां पर सभी के लिए, पूरे यूरोप के देशों के लिए व्यापार होना चाहिए। दूसरा ये था जिस पर तुमने ये बाल्तेनिया और मालेशिया पर तुम अपना अधिकार करते हो, ये अधिकार आज से छोड़ दो। तीसरा ये था जो तुर्की की यूनानी जनता है, इस यहाँ पर तुर्की में जो रहती है, उस पर जबरदस्ती अपना अधिकार तुमको नहीं करना है, उसे भी त्याग दो। और यह था कि तुर्की जो है उसको यूरोपीय राज्य मंडल में शामिल कर लिया जाए, यानी कि यूरोप के राष्ट्रों में क्या हो, गिनती हो। और आप लोग जानते हो कि जो अमेरिका का जो संगठन है नाटो, उसका क्या है, ये हिस्सा है कौन? तुर्की। तो तुर्की जो है उसके राष्ट्रों में आज तक क्या है, शामिल है। लिखो, इसके नीचे लिखिए, इस प्रकार के प्रस्ताव से रूस संतुष्ट नहीं था। और उसने मांग मानने से मना कर दिया। ठीक है, रूस ने कह दिया कि देखो हम तुम्हारी किसी भी मांग को नहीं मानेंगे। तुमने कहा था कि बातचीत करो, हम बातचीत करने आए, लेकिन तुमने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी जो शर्तें रूस के आंतरिक स्वाभिमान के क्या हैं, विरुद्ध हैं। हम हमारे डैन्यूब प्रदेश पर अधिकार नहीं छोड़ेंगे, हमने जीता है ना। हम माल्टेविया और मालेशिया को, इसको माल्टेविया मालेशिया को छोड़ेंगे, दोनों हमारे हैं। हम यूनानी जो यहाँ की जनता है उस पर हमारे अधिकार है, और हम इस तुर्की को राज्य मंडल में बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। लिखो, क्रीमिया पर आक्रमण। क्रीमिया पर आक्रमण। क्रीमिया पर आक्रमण। अब क्रीमिया पर आक्रमण करें उससे पहले आपको सुनना है कि जो क्रीमिया है ये कहां पड़ता था? रूस में पड़ता था, रसिया में पड़ता था। और रूस का ये जो क्षेत्र है इसका ये प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, रसिया का मैप आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहां से इस प्रकार से लेके आइए और ये ऐसे करके ये रसिया बन जाता है। ठीक है, यहाँ पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र है और इसके नीचे ये हमारा प्यारा भारत है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है रसिया। अब यहाँ पे ये क्रीमिया पड़ता है, तो फ्रांस और इटली ने क्या किया? इटली नहीं, इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड ने क्या किया? इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने का प्लान किया, और जो सारी समुद्रीय शक्ति होती है वो रूस की यहां थी, इसको ये क्या करना चाहते थे? ध्वस्त करना चाहते थे। लिखो, फ्रांस और इंग्लैंड ने शर्त ना मानने पर आक्रमण करने का फैसला किया।
और 14 सितंबर 1854 को लॉर्ड रैगलॉन के नेतृत्व में, यह सेनापति का नाम था, ठीक है, लॉर्ड रैगलॉन के नेतृत्व में आक्रमण की तैयारी की जाती है। लॉर्ड रैगलॉन, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लॉन कर देना, लॉर्ड रैगलॉन, यहां लिख दें, देखो लॉर्ड रैगलॉन के नेतृत्व में सेनाएं रूस की ओर बढ़ती हैं। लेकिन 19 सितंबर को 19 नहीं, उसको 29 कर दो, ठीक है, 29 सितंबर को फ्रांस के सेनापति अर्नाल्ड का निधन हो जाता है इसी युद्ध अभियान के दौरान। अर्नाल्ड, इसका पूरा नाम था सेंट अर्नाल्ड, लेकिन लिखना है अर्नाल्ड। फ्रांस के सेनापति अर्नाल्ड का निधन हो जाता है। निधन हो जाता है। ये युद्ध लगातार 11 महीनों तक चलता रहा, ठीक है, कितने होते हैं 11 महीने देख लो। ये युद्ध लगातार 11 महीनों तक चलता रहा, 11 महीनों तक चलता रहा, और इसमें दोनों पक्ष के 5-5 लाख सैनिक मारे गए। इसमें दोनों पक्ष के 5-5 लाख सैनिक मारे गए, ठीक है। ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि 5 लाख तो 5 लाख, वो आंकड़े बताए जाते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु को गिनने वाला कोई होता नहीं। आंकड़े लगाए जाते हैं कि हमारे 4 लाख मर गए, हमारे 5 लाख, तो आकलन है कि 5 लाख के आसपास लोग जो हैं वो मारे गए थे इस युद्ध में। देखिए इस युद्ध में 18,000 सैनिक इटली की ओर से भाग लेते हैं। इसी दौरान रूस के निकोलस प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ये जार था, ठीक है, वहां का राजा था निकोलस फर्स्ट। निकोलस फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है और अलेक्जेंडर सेकंड जार बनता है। अलेक्जेंडर सेकंड जार बनता है। नौ सितंबर 1855 को रूस की सेना ने अब 55 रूस की सेना ने क्या किया, इन्होंने युद्ध हारने, देखो कहते ना कि जब इतने 11 महीने तक युद्ध चलता रहा और इनका जो राजा था ना, यानी कि सैनिकों की हालत ये हो गई थी, बुखार आता रहता था, किसी के हाथ कटे हुए हैं, खून निकल रहे हैं, लेकिन उनको 11 महीने से घर नहीं जाने दिया गया, युद्ध में ही पड़े रहे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्हें पता था कि रूस ये युद्ध नहीं जीतेगा, इसलिए इनके सैनिकों ने क्या किया, जहां पर इनका डिपो था जिसमें पूरे गोला बारूद सामान भरा हुआ था, इनके सैनिकों ने अपनी ही डिपो में क्या लगा दी, आग लगा दी और अपनी ही डिपो को क्या किया, जला दिया। तो 1855 में
रूस के सैनिकों ने अपनी ही डिपो को जला दिया, अपनी ही डिपो में आग लगा दी और इसके बाद अलेक्जेंडर सेकंड संधि करने पर राजी हो गया। जब गोला बारूद नहीं लड़ेगा, किससे लड़ेंगे? फूलों से कि पत्थर मारेंगे एक दूसरे में? ठीक है, अलेक्जेंडर सेकंड संधि करने पर सहमत हो गया, संधि करने पर सहमत हो गया। और 25 फरवरी 1856 को पेरिस की संधि होती है। 25 फरवरी 1856 को पेरिस की संधि होती है। जिस पर 30 मार्च को, ठीक है, जो बैठक हुई थी वो 25 फरवरी को हुई थी। देखो 30 मार्च को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और ये पेरिस की संधि के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। पेरिस की संधि के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। इतिहास में प्रसिद्ध हुई। तो दोनों तिथि याद रखनी है। 25 फरवरी 1856 को दोनों टेबल पर आए थे, दोनों ने बातचीत शुरू की थी और ये बातचीत चलती 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 है लंबे समय तक और अंत में सिग्नेचर कब होते हैं? तो मार्च में होते हैं जाके, 30 मार्च को। तो दोनों तिथि याद रखनी है। 25 फरवरी को ये संधि में रूस शामिल होता है और सिग्नेचर कब किए जाते हैं इस पर? 30 मार्च को हस्ताक्षर कर दिए गए। देखो संधि की शर्तें, संधि की शर्तें। संधि की शर्तों में आपको एक नोट डालना, लिखो नोट, नोट लिखो। नोट में लिखो पूर्व के चारों प्रस्तावों को मान लिया गया। ठीक है, तो वो चीजें मुझे वापस नहीं लिखानी, तो लिख दो पूर्व के चारों प्रस्तावों को मान लिया गया। जो पहले जो मांगे की थी ना कि ये तुम कर दो, तो वो वही काम हुआ, लेकिन कब हुआ? हार जाने के बाद। ठीक है, जब काफी लोग मरवा लिए, काफी पैसा बर्बाद हो गया, तो उसी के बाद वही काम हुआ। तो पूर्व के प्रस्तावों को मान लिया गया। चारों प्रस्ताव लिखे हुए हैं, पूर्व के प्रस्तावों को मान लिया गया और कुछ नई शर्तें भी जोड़ दी, और कुछ नई शर्तें भी जोड़ दी। जैसे पहला लिखो ईसाइयों की सुरक्षा का वचन देना। पहली थी ईसाइयों की सुरक्षा का वचन देना। कौन देगा वचन? रूस देगा कि उन पे हमला नहीं करेगा। ईसाइयों की सुरक्षा का वचन देना। दूसरा लिखो तुर्की के जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा देना। तुर्की के जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा देना। ठीक है, तो ये थी क्रीमिया का युद्ध और क्रीमिया की संधि और रूस की हार और तुर्की का पुणे किसके अधीन चला जाना? फ्रांस और ब्रिटेन के अधीन चला जाना। इससे जो रूस की जो शक्ति है वो छीन हो जाती है और इसके बाद रूस के अंदर वहां की जो जार है उसके विरुद्ध में विद्रोह की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।